हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपी डेली करंट अफेयर्स में आज हम 27 जनवरी 2024 का करंट पढ़ने वाले हैं। साथ में हलवा प्रश्न भी करेंगे लास्ट में, और आप लोगों के लिए डेली एक क्वेश्चन रहता है तो वो भी हम करने वाले हैं। कल का एक प्रश्न था जो लोगों को गूगल पे भी नहीं मिल रहा था, उसका आंसर भी मैं बता देती हूँ। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि चूड़ामणि जो है उसका वर्तमान नाम क्या है, या चूड़ामणि को क्या कहा जाता है। चूड़ामणि किसका प्राचीन नाम है? तो चूड़ामणि जो है वो उज्जैन का प्राचीन नाम है, याद रखना। चूड़ामणि किसका नाम है? चूड़ामणि उज्जैन का प्राचीन नाम है। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने करोड़ तक पहुंचाए जाना लक्ष्य। देखो, जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है, ये लक्ष्य मोदी जी ने बनाया है। उसी के तहत में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी कायम रखना है, क्योंकि राज्यों की अर्थव्यवस्था से ही भारत की अर्थव्यवस्था बनेगी। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने करोड़ तक पहुंचाए जाने लक्ष्य है? 41, 42, 45 या 47 लाख करोड़। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 45 लाख करोड़ पहुंचाए जाना लक्ष्य है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं श्री मंगू भाई पटेल, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने भारत को अमृत काल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। ये आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अमृत काल में विश्व भारत को कौन सी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया गया है। इसी के कारण राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 45 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक ले जाना है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने तक ले जाना है? 45 लाख करोड़ तक ले जाना है। इसमें आज बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज जब ये बात चल रही थी कि हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था यहाँ पहुँच गई, हमने ये किया, मतलब जो सीएम जो आज गणतंत्र दिवस समारोह में जो बोले हैं, तो वहाँ से आपके बहुत सारे फैक्ट क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहला, श्री महाकाल लोक परिसर की तर्ज पर 18 लोकों के निर्माण के रोड मैप पर तेजी से काम किया जा रहा है। मतलब मध्य प्रदेश में कितने लोकों का निर्माण हो रहा है? 18 लोकों का। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में कितने लोकों का निर्माण हो रहा है? 18 लोकों का हो रहा है। किसकी तर्ज पर? महाकाल महालोक की तर्ज पर हो रहा है। इसके अलावा कौन कौन से स्मारक बन रहे हैं? संत शिरोमणि रविदास स्मारक, रानी दुर्गावती स्मारक, अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक, जो नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा पुंज होंगे। तो याद रखिएगा, रानी दुर्गावती का और संत रविदास का और अटल जी का ये स्मारक बन रहे हैं। केंद्र सरकार ने भोपाल में 15 करोड़ की लागत से सिटी म्यूजियम की स्थापना की है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में सिटी म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर हो रही है। तो मध्य प्रदेश में सिटी म्यूजियम की स्थापना भोपाल में हो रही है, मध्य प्रदेश की राजधानी में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सिटी म्यूजियम की स्थापना हो रही है। कितने करोड़ की लागत से हो रही है? 15 करोड़ की लागत से। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, उस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा, और साथ में हलवा प्रश्न भी कराऊंगी, तो वो भी जरूर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि मैं हर उस क्वेश्चन के अंदर के फैक्ट भी करवा रही हूँ जो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश के चित्रकूट, खजुराहो, उज्जैन एवं भोपाल में सांस्कृतिक वन बनाए जा रहे हैं। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि किस जगह पर सांस्कृतिक वन बनाए जा रहे हैं। चित्रकूट, खजुराहो, उज्जैन और भोपाल में बनाए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण और जैव विविधता के संवर्धन के लिए 100 नगर वन क्षेत्र स्थापित करने का भी लक्ष्य है। उज्जैन स्थित महाकाल लोक के नीलकंठ वन परिसर एवं अवंतिका हाट के मध्य स्वच्छ स्ट्रीट फूड हम प्रसादम का शुभारंभ किया जा रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा प्रसादम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित होगा? उज्जैन में, इंदौर में, धार में या देवास में? तो देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस स्थापित होगा उज्जैन में। कहाँ पर होगा? उज्जैन में होगा, और ये इंदौर की आईआईटी की सहायता से होगा, ये भी याद रखना। तो देश में शोध आधारित प्रथम आईआईटी सैटेलाइट परिसर की स्थापना उज्जैन में होगी। ये भारत का पहला है, और भारत का पहला हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में हो रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ बन रहा है? उज्जैन में बन रहा है। किसकी सहायता से बन रहा है? इंदौर की आईआईटी की सहायता से बन
बन रहा है। देश का अपनी तरह का ये अनूठा संस्थान होगा। आईआईटी इंदौर का डीप टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस जल्दी ही उज्जैन में ये शुरू करने जा रहा है। आईआईटी इंदौर की स्थापना कब हुई थी? ये 2009 में हुई थी। और आईआईटी इंदौर के निदेशक कौन है वर्तमान में? सुहास जोशी हैं। तो ये फैक्ट भी क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आईआईटी की संख्या सीमित होती है, इसलिए इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस सोलर परियोजना को प्रधानमंत्री जी की अ बुक ऑफ इनोवेशन योजना में शामिल किया है? मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी सोलर पार्क परियोजना है जिसको अ बुक ऑफ इनोवेशन योजना में शामिल किया है? रीवा, सतना, मंडला या पन्ना? तो मध्य प्रदेश की रीवा सोलर परियोजना को प्रधानमंत्री जी की अ बुक ऑफ इनोवेशन योजना में शामिल किया है। रीवा में 750 मेगावाट का सोलर पंप लगाया गया है, सोलर पार्क लगाया गया है। फ्रेंड, जो लोग भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 2 से 3 दिन में आपको हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स मिल जाएंगे और आफ्टर 1 वीक आपको मेंस के नोट्स की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं ये नोट्स तैयार करवा रही हूँ और मतलब उनकी लैंग्वेज बहुत ईजी रहेगी और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को बोल्डली कवर किया गया है। तो आप 2 से 3 दिन बाद हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये जो करवा रही हूँ ये क्वेश्चन भी करते जाइए साथ में, क्योंकि क्वेश्चन करंट के आपको यहीं से बनेंगे। साथ में मैं स्टैटिक क्वेश्चन भी कवर कराती जा रही हूँ। चना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित होगा? उज्जैन, इंदौर, भोपाल या होशंगाबाद? तो चना अनुसंधान संस्थान उज्जैन में स्थापित होगा। देखो, वैसे सबसे ज़्यादा चना जो पाया जाता है वो एक तो मध्य प्रदेश के विदिशा में और होशंगाबाद में पाया जाता है, लेकिन चना का जो अनुसंधान होगा वो उज्जैन में किया जाएगा। सोयाबीन जो अनुसंधान संस्थान है वो इंदौर में है। सोयाबीन का बहुत बड़ा कारखाना, जो सबसे बड़ा कारखाना है, वो उज्जैन में है। और चना अनुसंधान संस्थान कहाँ बनेगा? उज्जैन में बनेगा। याद रखिएगा, चना अनुसंधान संस्थान कहाँ बनेगा? उज्जैन में। सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ बनेगा? भिंड, मुरैना, ग्वालियर या शिवपुरी? तो सरसों जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो भिंड, मुरैना में पाया जाता है, लेकिन जो अनुसंधान संस्थान बनेगा वो ग्वालियर में बनेगा। सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ बनेगा? ग्वालियर में बनेगा। अगला है, श्री अन्न अनुसंधान संस्थान कहाँ बनेगा? बालाघाट, डिंडोरी, मंडला या कटनी? तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में श्री अन्न अनुसंधान संस्थान बनेगा। यहाँ कोदो कुटकी का स्पेशली श्री अन्न में कोदो कुटकी आ जाता है, तो यहीं पे डिंडोरी बालाघाट में कोदो कुटकी की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। इसी कारण से श्री अन्न अनुसंधान डिंडोरी में बनेगा। तो एक बार ये पूरे अनुसंधान संस्थान एक बार पढ़ लीजिए। उज्जैन में चना अनुसंधान बनेगा, ग्वालियर में सरसों बनेगा और डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान विकसित होगा। मध्य प्रदेश क्या आज की स्थिति में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश पूरे भारत में दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है और तिलहन उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। याद रखिएगा, दालों में पहले, खाद्यान्नों में दूसरे और तिलहन में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसमें श्री अन्न उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी कहाँ स्थापित होगी? ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर या भोपाल? तो पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी ग्वालियर में स्थापित होगी। मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी कहाँ स्थापित होगी? ग्वालियर में। और ग्वालियर में ये 13 करोड़ की लागत से स्थापित होगी। कितने करोड़ की? 13 करोड़ की लागत से ये स्थापित होगी। अगला है, कपिला गौशाला कहाँ है जो हाल ही में चर्चा में है? उज्जैन, इंदौर, भोपाल या रीवा? तो उज्जैन में है ये कपिला गौशाला और इसको एक विकसित गौशाला परियोजना के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। जो सब मध्य प्रदेश की जो सबसे पहला गौ अभ्यारण्य है, जो भारत का भी पहला है, वो आगर मालवा गौ अभ्यारण्य है। आगर मालवा में ये है। तो कपिल गौशाला कहाँ पर है? कपिल गौशाला उज्जैन में है। हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है? तो मध्य प्रदेश के 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है। मध्य प्रदेश के कितने व्यक्ति हैं? 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है। कौन कौन है, किसके क्षेत्र में दिया है, ये हम पढ़ते हैं।
फिर इसके पहले फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया हो। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, अक्स 90.0 या आकांक्षा शर्मा के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, तो जुड़ जाइएगा। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर सेव करा दीजिए। तो मध्य प्रदेश के 4 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है। कौन कौन से? सबसे पहले पंडित ओम प्रकाश शर्मा, इनको कला के क्षेत्र में मिला है। दूसरा है कालूराम बामनिया, कालूराम बामनिया को भी कला के क्षेत्र में मिला है। तीसरे हैं भगवती लाल पुरोहित, इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। और सत्यान सिंह लोहिया जो कि एक दिव्यांग तैराक हैं, उनको खेल क्षेत्र में मिला है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के 4 लोगों को पद्मश्री मिला है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। भगवती लाल जो राजपुरोहित हैं, उनको मालवी संस्कृति और साहित्य पर पुस्तकों, विशेष रूप से नाटकों के लेखन के लिए मिला। याद रखो, मालवी संस्कृति के लिए मिला है, ये आपसे पूछ सकते हैं। भगवती लाल राजपुरोहित को मालवी संस्कृति के लिए मिला है। दूसरे हैं ओम प्रकाश शर्मा को जो माच गायन शैली है उसको रंगमंच से जोड़कर शानदार प्रस्तुति के लिए मिला है। ओम प्रकाश शर्मा को किस लिए मिला है? जो माच गायन शैली है उनको रंगमंच से जोड़कर शानदार प्रदर्शनी के लिए मिला है। कालूराम बामनिया को कबीर गायन के लिए मिला है। और दिव्यांग प्रतिभा सत्येंद्र सिंह लोहिया को तैराकी के क्षेत्र के लिए मिला है। ओम प्रकाश शर्मा और जो भगवती लाल पुरोहित हैं उज्जैन के, मतलब ओम प्रकाश शर्मा और भगवती लाल राजपुरोहित, ये दोनों उज्जैन के हैं। और कालूराम बामनिया देवास के हैं और सत्येंद्र सिंह लोहिया भिंड जिले के हैं। इसके अलावा भारत में 132 विभूतियों को सम्मानित किया है। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें पद्म विभूषण के लिए 5 लोगों को, पद्म भूषण के लिए 17 लोगों को और पद्मश्री के लिए 110 लोगों को सम्मानित किया गया है। टोटल 132, ये याद रखो आप, टोटल 132 लोगों को। और पद्म विभूषण कितने को मिला है? 5 लोगों को। पद्म भूषण कितने को मिला है? 17। और 110 लोगों को पद्मश्री। भारत रत्न के बाद अगर दूसरा कोई पुरस्कार है तो वो पद्म विभूषण होता है, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण आता है और चौथा पद्मश्री अवार्ड आता है। विभूतियों को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश से श्री ओम प्रकाश शर्मा को किस गायन शैली के लिए पद्मश्री दिया? अभी मैंने बताया था, इन्होंने माच गायन शैली को रंगमंच से जोड़ दिया था। माच जो कि मालवा का लोक नाट्य है। माच माच किसका है? मालवा का। मटकी भी मालवा का है। बसदेवा गायन जो है बघेलखंड का है और लकड़बग्घा भी बघेलखंड का है। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को हुई थी। पहली बार 1954 में भारत के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन और सर्वपल्ली राधाकृष्ण को सबसे पहले भारत रत्न दिया था। सो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हलवा प्रश्न की ओर, जो कि बहुत शानदार होते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? देखो, आप पाए तो 30 प्रकार के जाते हैं, लेकिन जो खनन होता है मध्य प्रदेश में वो लगभग 22 खनिजों का होता है। मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1974 में मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब आई थी? 1976 में। मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब आई? 1976 में आई थी। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी? 1952 में मध्य प्रदेश की पहली वन नीति बनी। वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब किया गया मध्य प्रदेश में? 1970 में। और मध्य प्रदेश में सबसे पहले तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण, मतलब वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 में हुआ, लेकिन सबसे पहले किसका हुआ? तेंदुपत्ते का हुआ। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न पर। 27 जनवरी का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज जो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है, सभी लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। 26 जनवरी का जो क्वेश्चन था कि चूड़ामणि किस जिले का प्राचीन नाम है, तो चूड़ामणि उज्जैन का है। ये कल का क्वेश्चन का आंसर है। आज का क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, बुरहानपुर जिले का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2004, 16 अगस्त 2005 या 14 अगस्त 2003। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बुरहानपुर जिले का गठन कब हुआ था।
सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिनको आता भी नहीं है वो भी कीजिएगा, जिनको आता है वो भी कीजिएगा, और नहीं आता है तो गूगल करके कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।